आज का बच्चे हमारा जो टॉपिक है वो है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। बेसिकली ये जो ब्रिटेन का इलाका है, इंग्लैंड का, वहाँ पर जो ट्राइब्स आबाद थे उन्हें द कैल्ट्स कहा जाता था। ये जो कैल्ट्स हैं बेसिकली वहाँ पे 800 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान वो वहाँ पे आके आबाद हुए थे। दो मेजर ट्राइब्स थे, उनमें एक ब्रिथन्स और दूसरा गेल्स। तो ब्रिथन्स जो हैं उनको ब्रिटेन्स कहा जाने लगा, ठीक है, और उसी से फिर आगे वो जो है ब्रिटेन आइलैंड के नाम से मशहूर हुआ। अगर हम रोमन्स की बात करें, अच्छा एक और बात, ये जो कैल्ट्स थे जो ये लैंग्वेज बोलते थे ना, इनको कैल्टिक लैंग्वेजेस कहा जाता था। तो ये वहाँ के नेटिव्स थे अब, लेकिन जो रोमन्स हैं उन्होंने इनके साथ फर्स्ट टाइम जो इनका कांटेक्ट हुआ इस आइलैंड के साथ, तो वो 55 बीसी में हुआ था। लेकिन उसके बाद वो इधर कंकर करने के लिए नहीं आए और इलाकों की तरफ चले गए। लेकिन 43 एडी में जो ये ब्रिटेन आइलैंड है ये रोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया, ठीक है जी। 43 एडी में अ, जो रोमन एम्पायर है उन्होंने ब्रिटेन आइलैंड को कंकर कर लिया था। एडी से मुराद है जी एनो डोमिनी। ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है जी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट की जो पैदाइश है, बर्थ का साल, ठीक है। और बीसी से मुराद है बिफोर क्राइस्ट। अब उसके बाद जब रोमन्स यहाँ पे आए, उन्होंने जो रोमन लॉ है वो यहाँ पे लागू किया, पीस लेकर आए। उन्होंने विलास टाउन्स वो बिल्ड किए रोमन लॉ के अंदर, जो है उन्होंने पीस लेकर आए। इसके अलावा बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हैं वो उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन उसके बाद अर्ली 5th सेंचुरी के अंदर जब दूसरे जो कुछ बारबेरियन ट्राइब्स थे, जब उन्होंने रोम पे बार बार जो है अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो यहाँ से जो है वो अपने लीजेंस लेकर वापस चले गए, ठीक है जी। तो अर्ली 5th सेंचुरी के अंदर रोमन जो है वो विदड्रॉ हुआ और रोमन यहाँ से चले गए। उसके बाद अब जो मकामी लोग थे वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे फाइटिंग के हवाले से, क्योंकि एक कौम जो है वो महकूम होती है, तो दूसरी हाकम थी। तो बहरहाल ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे। जब ये वहां पे चले गए तो जो एक तो वो हो गए जो रोमनाइज थे, ठीक है। अ, दूसरा वो लोग थे जो पिक्ट्स स्कॉट्सविल, जो वहां से पहले चले गए थे, और जो इर्द गिर्द जैसे कि जहाँ पे स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है आजकल, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो तो नेटिव्स जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया। ये भागे भागे दोबारा गए रोमन्स के पास कि हमारी जो हेल्प करें, हम अंडर अटैक हैं। तो उन्होंने कहा भी हमारा अपना जो तख्त एम्पायर है वो लड़खड़ा रही है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर ये जनाब दूसरी तरफ कुछ अकाउंट्स रिलेट करते हैं कि जर्मेनिक्स जो ट्राइब्स थे, एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स, वो ऑलरेडी इस चांस में थे, इस मौके की तलाश में थे कि उनको मौका मिले और वो यहाँ पे आके अटैक करें, क्योंकि ब्रिटेन का जो इलाका था वो बहुत ही मुनासिब था अपनी एम्पायर बनाने के लिए या वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ठीक है। लैंड बड़ी फर्टाइल थी, तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा जी, इन लोगों से इन्होंने हेल्प मांगी, वो यहाँ पे आए, उन्होंने जनाब पिक्स एंड स्कॉट्सवेज इन इन लोगों को वहां से जो है वो डिफीट किया। डिफीट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो नेटिव थे, ठीक है जी, कैल्टिक्स लोग, उनको भी वहां से उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, उनको भी वहां से भगा दिया। वो भी फिर जो यही इलाका है आज का स्कॉट्स और आइलैंड, वहां पे वो चले गए, ये पहाड़ों में चले गए बहरहाल। तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपियर हो गए, और यहाँ पे मेजर 3 ट्राइब्स जो हैं, एंगल सैक्सन ज्यूट्स, इनका जो है वो हुकूमत वहां पे जनाब इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है। अब इनमें जो ज्यूट्स हैं वो इतना डोमिनेट का ट्राइब नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिसअपियर हो जाता है। तो फिर बच जाते हैं जी एंगल सेक्शन, और उन्हीं उन्हीं के नाम से जो है ये फेमस हो जाता है या मंसूब किया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जनरली जो है वो एंग्लो सैक्सन कहा जाने लगा। अगर हम बात करें एंग्लो सैक्सन की, जब उन्होंने इन्वेजन किया था तो जो वहाँ के नेटिव्स थे, तो पहले तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, लेकिन जब बाद में उन्हीं को वहां से भगाना शुरू कर दिया और खुद वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया, तो कुछ अकाउंट्स रिलेट करते हैं। अगर हम इसकी अथेंटिसिटी की बात करें, तो जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश रेस है, जो बीड ने लिखी है, उसके अंदर तो इसका कोई भी अकाउंट नहीं मिलता, या उसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन और बाकी जो है, जैसे जॉफरी ऑफ एक और भी राइटर है जॉफरी,
मोनोमथ आई थिंक, तो उसने भी एक वर्क लिखा है। उसके वर्क के अंदर ये दूसरे जो कुछ वर्क्स हैं रिलीजियस, वहां पे अर्थर, जो किंग अर्थर है, उसका जिक्र मिलता है। इस पे काफी मूवीज भी बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। तो ये एक लेजेंडरी करेक्टर है। कुछ कहते हैं जी नहीं ये एक रियल करेक्टर था, कुछ कहते हैं नहीं ये जी बस एक जो है ना एक टेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये रियल करेक्टर नहीं था, फिक्शन है, जस्ट फिक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल तो फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी जब ये लोग वहां पे डोमिनेट हो रहे थे एंग्लो सैक्सन, तो उस बंदे ने इनके खिलाफ जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो की। उसने इनके साथ जंग की, लेकिन एट द एंड बेसिकली वो लोग ज्यादा स्ट्रांग थे, तो ये उनको डिफीट नहीं कर सका, लेकिन एटलीस्ट ये उनके खिलाफ खड़ा हुआ। आई थिंक सो ब्रेव हार्ट इस तरह की एक मूवी भी थी जो मैंने एक दफा देखी थी डॉक्यूमेंट्री। उसमें वो एक किंग अर्थर एक शख्स है जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है। एनी हाउ तो ये फिफ्थ और सिक्स अर्ली सेंचुरी में जो है वो इस करेक्टर को पाया जाता है, बिलीव किया जाता है कि उस सेंचुरी से इसका तल्लक है। और ये केल्टिक किंग था, ठीक है जी। और इसने इनके खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन शिकस्त खा गया। तो रिलीजियस एस्पेक्ट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स उसमें इसकी कुछ आप कहने के रिसोर्सेज मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं। ठीक है जी, तो इसने 12 जो बैटल्स हैं वो उनके खिलाफ लड़ी, पैगन सेक्शंस के खिलाफ। अगर हम बात करें अब एंग्लो सैक्सन की, उनके 5 प्रिंसिपल्स की, तो उनके जो 5 मेजर प्रिंसिपल थे उनकी जो लाइफ को मोल्ड करते थे, ये कोड ऑफ कंडक्ट कर लें, उनमें पहला है जो लव टू पर्सनल फ्रीडम। अपनी पर्सनल फ्रीडम के लिए वो किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार थे, किसी चीज का भी सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार थे। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, ठीक है। अ, इसके अलावा लव फॉर रिलीजन, लव फॉर वुमनहुड और स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। तो नेचर के साथ जैसे कि समंदर का सफर उनको बड़ा पसंद था। जितने मर्जी मुश्किल हो, जब उन्होंने जाना है तो जाना है। अ, लूट मार करना ये उनका सबसे बड़ा आप कह लें कि पेशा था। अ, इसके अलावा रिलीजन, उनके डिफरेंट गॉड्स थे, डाइटीज थी, जो कि नेचर से कुछ तल्लक रखते थे, तो उनको उनमें ये बिलीव करते थे। वुमन की रिस्पेक्ट भी था, लव भी था, और ग्लोरी के लिए वो किसी हद तक भी जाने, जो किसी भी एडवेंचर को कबूल कर लेते थे, किसी भी खतरे से दरेग नहीं करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एंगल्स, इससे मतलब है हुक, ठीक है जी। और सक्सेस से मीन्स शॉर्ट शॉर्ट मीन मैन, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले इनको एंगल लैंड कहा जाने लगा, फिर इंग्लैंड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या बन गया, इंग्लैंड, ठीक है। जैसे हमारे टीचर एग्जांपल देते थे कि आबिद है ना, आबिद किसी का नाम है, तो वो कोई आबिद कहेगा, कोई आबद कहेगा, कोई आबुद कहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता नाम बिगड़ जाता है। तो बहरहाल अगर हम इनकी सोशल क्लासेस की बात करें, तो इनकी सोशल क्लासेस जो हैं वो 2 थी, अर्ज अपर क्लास, और लोअर क्लास को चर्च कहा जाता था। रिलीजन की बात करें तो मैनी डाइटीज थी, बिलीव इन इमोर्टैलिटी, कि जो बंदा लड़ता हुआ जंग के अंदर मारा जाएगा बहादुरी के साथ, तो वो इमोर्टल हो जाता है, ठीक है। और डेस्टिनी जो है उस पर भी इनका बिलीव था कि जो इंसान है, ठीक है, जो फेट है वो कंट्रोल है उसकी, ठीक है। आपने एडिपस रेक्स पढ़ा होगा डेफिनेटली। अच्छा जी, इसके अलावा वुडन जो प्रोटेक्टर ऑफ हीरोज है, ठीक है। इसके अलावा टिर, ग्लोरी एंड ऑनर के लिए ये उनका गॉड था। थनर, जिसको आजकल आपने मूवीज देखी होंगी थॉर वगैरह, तो वो बेसिकली है ये गॉड उनका, ठीक है, टू हेल्प इन बैटल्स। जहाँ पे बच्चे समय ना आए तो अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैसे ही मैं आपको कहूँ टॉपिक खत्म होने के बाद आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली ये पैगन्स थे, ठीक है। तो 597 के अंदर मंक अगस्टन नाम का एक जो शख्स है वहां पे आता है, मंक आता है, तो वो वहां पे क्रिश्चियनिटी की तबलीग करता है। सबसे पहले जो किंग कन्वर्ट होता है पैगनिज्म टू क्रिश्चियनिटी, उसका नाम था किंग एथलबर्ट। इसके अलावा ये जो सेक्शन थे ना, ये 5 छोटी छोटी जो स्टेट्स थे उनमें उनमें डिवाइड थे, जैसे कि मर्शिया है, कैंटिश है, एंग्लिका है, इस तरह की ठीक है। तो उनमें जो किंग एगबर्ट है, इसने सबको फर्स्ट टाइम जो है वो मुनज़्ज़म किया, या एक लीडरशिप के अंडर जो है उनको यूनाइट किया, ठीक है जी।
वाइकिंग्स का जो है 18th सेंचुरी के अंदर अटैक होता है। वाइकिंग्स का काम क्या होता है? लूट मार करना। वो कहीं पे मुश्किल नहीं रहते थे, उनका काम यही यही था, आना, लूट मार करना, चले जाना, दैट्स ऑल। तो ये स्कैंडिनेवियन सी फारोस थे। इनको नॉर्थमैन भी कहा जाता है क्योंकि जो नॉर्थ सी है उस साइड से ये लोग आए थे, ठीक है, नॉर्थ सी की तरफ से, तो इसलिए इनको नॉर्थमैन भी कहा जाता है। 8 सेंचुरी से लेकर 11 सेंचुरी तक इनके जो अटैक है वो टाइम बाय टाइम जो है वो जारी रहे थे, ठीक है। तो ग्रेट वायलेंस करते थे। उन रेडर्स थे, उनका काम ही लूट मार करना था, कत्ल वगारत करना, तो दैट्स ऑल। अगर आपने देखना हो द लास्ट किंगडम के नाम से एक सीरीज है, अगर आपके पास टाइम हो तो कभी देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं, जस्ट उसका आप उसकी समरी या प्लॉट देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो डेनमार्क का इलाका है वहां से जो डेन्स थे वो आए, उन्होंने भी यहाँ पे हमला किया और उन्होंने बहुत सारा ब्रिटेन का जो इलाका है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उन्होंने वहां पे अपना डेन लॉ जो है वो उसको वहां पे लागू किया। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है जी एल्फ्रेड, ठीक है जी, एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो जो किंग एथलबर्ट था, आई थिंक से उसका नेफ्यू था, सॉरी उसका ग्रैंडसन था, नेफ्यू कह रहा हूँ। तो 849 के अंदर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ इसकी 899। इसने वाइकिंग्स और डेन्स दोनों के खिलाफ जो है वो रेजिस्ट किया, उनको डिफीट भी किया। ही वॉज अ वेरी विजनरी पर्सन, ये एक किस्म का स्कॉलर था, ये हर चीज़ को जो है वो नोट करता था और उन्हीं से फिर बाद में ये जो है वो फायदा उठाता था उनको डिफीट करने के लिए, ठीक है जी। मोस्टली इसने जो उनको शिकस्त दी है वो आपने अगर डायलॉग भी बड़ा फेमस है, नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो जो इसके पास नॉलेज होता था, ये जो जासूसी करता था, ये उनके बारे में जो भी इसने तहकीक कर रखी थी उसी की वजह से ये उनको डिफीट करने में कामयाब हुआ, ठीक है जी। तो 871 के अंदर ये जो किंग ऑफ वेसेक्स बनता है और इसने जनाब फिर डिफेंड किया किंगडम को अगेंस्ट डेन्स एंड वाइकिंग्स। इसने बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया, ठीक है। और 879 के अंदर इसने डिफीट किया एडिंगटन के मकाम पर उनको, ठीक है जी। और लंदन को जो है इसने दोबारा हासिल कर लिया। ये थोड़ी सी बेसिक्स हैं और बुनियाद बनाने के लिए, इसमें से इतना कुछ पूछा भी नहीं जाता। जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट वो आगे क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें किंग एडवर्ड द कन्फेसर की, तो ये लास्ट था एंग्लो सैक्सन किंग और उसके बाद इसका बेटा जो हैरल्ड वो किंग बना। लेकिन उसी साल 1066 में जो है वो विलियम कंकरर जो है द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी वो वहां पे आया, उसने हमला किया और डिफीट किया। अच्छा, कुछ अकाउंट्स हैं जब किंग एडवर्ड द कन्फेसर जो है वो वहां पे गया तो उसने इसको प्रॉमिस किया था कि आफ्टर माई डेथ यू विल बी माई हायर, और जो किंग है वो आप बनेंगे। कुछ अकाउंट्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह वो नॉर्मंडी का जो इलाका वहाँ पे वाइकिंग्स जो रहते थे और यहाँ पे भी कुछ वाइकिंग्स थे, इनका ब्लड रिलेशन था। बहरहाल एनी हाउ 1066 के अंदर जो है वो विलियम द कंकरर द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जो है वो फ्रांस से अपने साथ बहुत से बैरन्स और आर्मी लेके आता है और फिर यहाँ पे जो लास्ट किंग होता है सेक्सन का हेरल्ड उसको डिफीट करता है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के मकाम पर। और ये बैटल 1066 में होती है। यहाँ पे जो हेरल्ड है वो पकड़ा जाता है, फिर उसका सर कलम कर दिया जाता है और यहाँ पर एंग्लो सैक्सन जो इरा है उसका अख्ताम होता है और नेक्स्ट हमारे पास एंग्लो नॉर्मन जो एज है, इरा है, उसका आगाज होता है। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री। अब हम इसकी जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 4 मेजर डायलैक्ट्स थे। नॉर्थम्ब्रियन डायलैक्ट, मर्शियन, इसके में मर्शियन के अंदर 2 हैं, ईस्ट और वेस्ट, जिसमें बाद में आपको नजर आएगा जेफरी चौसर का वर्क। कैंटिश लैंग्वेज ऑफ साउथ और वेस्ट सैक्सन लैंग्वेज ऑफ किंग एल्फ्रेड जो उसने उस वक्त यूज़ की डिफरेंट जो हैं वो ट्रांसलेट करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट और डिफरेंट बुक्स। तो ये उस वक्त की स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट थी, ठीक है जी। तो इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि क्रिश्चियनिटी के आने से पहले, मिशनरीज के आने से पहले वहाँ पे जितनी भी पोइट्री थी वो ऑरली जो है प्रेजेंट की जाती थी, ठीक है जी।
लेकिन जब ये मंक आए, मिशनरीज आए, तो ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, और इनकी लैंग्वेज भी लैटिन थी, तो इन्होंने फिर आके जो है वो कुछ जो वर्क्स हैं उनको सेव किया, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में लेकर आए। और दैट्स वाई ये जो पेगन पोइट्री है उसमें अगर क्रिश्चियनिटी के कुछ एलिमेंट्स नजर आते हैं तो वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि जो लिखने वाले राइटर्स थे वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने फिर छेड़छाड़ की, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अर्ली पोइट्री जो है वो कंसर्न है किसके साथ, हीरोइक बैटल के साथ, फीस्ट। और कुछ लिरिकल पोइट्री भी है। और पोइट्री के अंदर कैनिंग्स हैं, एलिट्रेशन है, रेपिटेशन है। और इसके अलावा जो उनकी थीम्स की बात करें तो पैगन ओरिजिन जो है उसके अंदर नजर आएगा आपको, ठीक है जी। बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिटी है, नेचर की वर्शिप है, डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप आपको नजर आएगी, ठीक है जी। तो उनके लिटरेचर के अंदर ये चीजें आपको नजर आएगी। दूसरा, राइटर्स कुछ जो है वो अनोनिमस है, ओरिजिन भी। अगर हम उनकी बात करें ऑथर्स की, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई शनाख्त नहीं, जैसे कि ब्यूवुल्फ की बात करें। इवन जो ये जो ब्यूवुल्फ पोइम है, एपिक है, सॉरी, इसका जो टाइटल भी पहले नहीं था, ठीक है, ये तो बाद में उन्होंने, उसका जो हीरो है उसका नाम ब्यूवुल्फ था, तो उन्होंने उसी को उठा के उसका टाइटल बना दिया, ठीक है। अब हमने बात की थी कैनिंग, तो कैनिंग क्या होता है, ये बेसिकली एक मेटाफोरिकल कंपाउंड होता है वर्ड्स का, फ्रेज का, जिसको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ओशन और सी है उसके लिए जो सॉन रोड, बॉडी के लिए जो बोन हाउस, एलिट्रेशन, यूज ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद द सेम साउंड नियर वन अनदर। इसके एग्जाम्पल की बात करें, वाइल्ड एंड वुली, बैबलिंग ब्रोक, ठीक है जी, बिग बुक्स आर बीइंग सोल्ड। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है विद नेबरिंग वर्ड्स, तो ये एलिट्रेशन है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसमें जो मेजर 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एक्जीटर बुक, वर्सिली बुक, और नॉवल कॉडेक्स, जिसे आप ब्यूवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं। वॉइस क्लियर है? आई थिंक सो। मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा, और वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही तो वो फिर अपनी लोकेशन चेंज करे, मेरी साइड से कोई इशू नहीं है। जी, बाकी बच्चों को आ रही है ना, इसका मतलब है कि वो एक बच्चे का इशू है अपना। लिटरेरी ट्रेंड्स की बात करें तो वो हम पहले बात कर चुके हैं कि पैगन ओरिजिन्स थी पोइट्री, और दूसरी क्रिश्चियन पोइट्री थी। जो पैगन थे उसके अंदर हीरोइक थीम्स थे, ठीक है जी, और एडवेंचर्स थे। दूसरी तरफ जो क्रिश्चियनिटी है, रिलीजियस पोइट्री है, उसमें क्राइस्ट की पोएम्स थी, ठीक है, बिब्लिकल ट्रांसलेशन थी, बिब्लिकल थीम थे, वगैरह वगैरह। जॉनरास एंड सब जॉनरास। पैगन पोएम्स में कौन कौन सी आती हैं जी? द विडसिथ है, वेल्डर है, द फाइट एट फिंसबर्ग है, द बैटल ऑफ ब्रनबर्ग है, और बैटल ऑफ मेल्डन है, तो डेफिनेटली इनके अंदर बैटल का जिक्र है। एलिजीज, वॉन्डरर, सी फारर, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड मैसेज। एपिक की बात करें तो ब्यूवुल्फ है, ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, हीरोइक एडवेंचर्स हैं, इसके अंदर स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर है। ब्यूवुल्फ जो है वो इसका हीरो है, और ग्रैंडल, ग्रैंडल्स मदर एंड एक ड्रैगन है, वो इसके अंदर मॉन्स्टर हैं 3 जिनसे फाइट होती है ब्यूवुल्फ की, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं आगे जाके। इसका जो ऑथर है एनोनिमस है, कोई खबर नहीं है। और पोइम जो है वह मैंने आपको पहले बताया कि वो नेमलेस थी, उसका नेम टाइटल नहीं था, लेकिन जो हीरो है उसका नाम था ब्यूवुल्फ, तो वही फिर उसका जो है वो टाइटल बना दिया गया। और ये 19वीं सदी के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी। और इसमें एक और बात जो मैंने बताने लगा था, इसकी क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली, ठीक है। एक तो ये इंग्लैंड की नेशनल एपिक पोएम है, दूसरा इसकी लाइन जो है वो पूछी गई थी लास्ट पेपर के अंदर। ब्यूवुल्फ की बात कर रहे थे हम। फर्स्ट इंग्लिश एपिक है, ग्रेट वर्क ऑफ इंग्लिश
तो हम बात कर रहे थे बीवुल्फ की, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के अंदर ये लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो हीरो बीवुल्फ है जो कि फाइट करता है। इसके 3 लेवल्स हैं इस पूरी पोएम के। इसको अगर आप डिवाइड करें, पहले में ये ग्रैंडल जो है मॉन्स्टर, उससे फाइट करता है, उसको मारता है। सेकंड में इसकी मॉम से, मदर से इसकी फाइट होती है, उसको हराता है। लास्ट फेज में एक ड्रैगन आता है, उसके साथ इसकी फाइट होती है, उसको मारता है और साथ को भी मारा जाता है, ठीक है। इसकी जो लाइंस हैं वो 3182 हैं। ये क्वेश्चन आया था। लॉन्गेस्ट पोइम है ओल्ड पोइम्स में से, ठीक है। वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट में लिखी गई है। और कॉन्टिनेंटल जर्मेनिक जो है वो इसका थीम है पोइम का। पैगन इसका ओरिजिन है। और बच्चे अपनी वीडियो वगैरह बंद करें। राइटर का पूछा जाए तो अनोनिमस है। और नेक्स्ट हम बाकी पोएम को डिस्कस करते हैं, जिसमें विरसित आती है। एक ट्रैवलर है, ठीक है जी, और वो इसमें बयान करता है। ये एक ट्रैवलर का सॉन्ग है। और 150 लाइंस है इसकी, ठीक है। और वेल्डर दूसरी पोएम है जो कि 2 फ्रेगमेंट्स, 2 हिस्सों में लिखी गई है। 63 इसकी लाइंस है, नरेटिव फॉर्म में लिखी गई है। बैटल ऑफ मेल्डन है। इसके अलावा फाइट, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्जिस की बात, उसमें आपका आ जाता है जी वॉन्डर, ठीक है। ये पर्सनल फीलिंग के बारे में है। सी फॉरर है। इसके 2 हिस्से हैं जी। पहले में वो हार्डशिप ऑफ ओशन जो है उनको बयान करता है, और सेकंड में वो बताता है कि जब ओशन जो है वो सी जो है उसको बुलाता है, तो उसको वो यहाँ पे डिस्कस करता है। उसके अलावा जो वाइफ लेमेंट है और हस्बैंड मैसेज, ये कुछ एल्जीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कैडमन। अब हम ऑथर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने कुछ वर्क्स को डिस्कस किया। तो कैडमन एक रिलीजियस पोइट है, 7th सेंचुरी से बिलोंग करता है, नथम्बरियन पोइट है। इसकी जो लाइफ, उसकी डिटेल्स हमें, जो वेनरेबल बीड्स है उसकी जो उसने एक वर्क लिखा था, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस। तो ये बेसिकली एक वर्क है जिसके अंदर हमें उस दौर की हिस्ट्री भी नजर आती है। और ये इसकी जो ट्रांसलेटेड वर्क है उसका नाम है, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। इसकी जो ओरिजिनल बुक है, ये वर्क है, वो लैटिन के अंदर लिखी गई थी। ये बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। तो उसके अंदर हमें कैडमन के जो लाइफ है उसके बारे में कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, ट्रेस मिलता है। ये बंदा अनपढ़ था, इलिटरेट, और गायें चराता था, ठीक है जी, काउ हर्ड। एक दफा क्या हुआ कि ये किसी एक फीस्ट को अटेंड करता है, और वहां पे वो इसे कहते हैं कि सिंग, आप भी सॉन्ग जो है वो सिंग करें। लेकिन डेफिनेटली ये वहां पे नहीं गा सकता। तो ये शेम्ड फील करता है कि मैं क्यों नहीं गा सका। उसके बाद एक बंदा जो इसके ख्वाब में आता है, लेटर अ मैन अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम। वो कहता है जी, सिंग टू मी द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स। तो कैडमन जो है वो फिर इस काबिल हो जाता है कि वो वर्सेस को सिंग करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बीट, कैडमन जो है इसको फाउंडेड द स्कूल ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री, ठीक है। तो जो क्रिश्चियन पोइट्री है उसको कैडमोनियन स्कूल कहा जाता है। इसकी जो वर्क्स है इसको कैडमन हिम्स कहा जाता है। और 9 लाइन्स में इसने एक पोएम लिखी थी। काइन वुल्फ की बात करें तो ये 19th सेंचुरी का पोइट है। और इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता हमें। लेकिन ये ज़रूर है कि ये वेरी रिलीजियस पोइट था, ठीक है जी, लैटिन स्कॉलर था। और इसकी जो पोइट्री है उसमें आपको बिब्लिकल थीम नजर आएंगे, और डायडेक्टिक है, ठीक है, पोइट्री है। मिस्टिकल पोएम्स भी हैं इसकी। उसकी में कुछ इसकी पोएम्स जो हैं, द फेट्स ऑफ अपोस्टल, जूलियाना है, एलिने है, क्राइस्ट सेकंड है। और नेक्स्ट हमारे पास ओल्ड इंग्लिश प्रोज आ जाता है। इसमें सरमन्स हैं और ट्रांसलेशंस हैं फ्रॉम लैटिन। 2 टाइप्स हैं जी। एक तो क्रिश्चियन जो हैं वो सरमन्स हैं, ठीक है जी, रिलीजियस खुतबात वगैरह, या रिलीजियस ट्रांसलेशन डिफरेंट। इसके अलावा जो चर्च से तल्लक रखते हैं उनके जो खुतबात, उनकी। बहरहाल अल्फ्रेड द ग्रेट, ये एक प्रोज राइटर है। अल्फ्रिक, ये एक प्रीस्ट भी है। और सरमन्स वगैरह हैं इसके, वुल्फस्टन, ये 3 जो हैं प्रोज राइटर्स हैं।
अल्फ्रेड द ग्रेट जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जाना जाता है। सेकुलर वर्क्स की बात करें तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स हैं, अल्फ्रिक के कुछ वर्क्स हैं ऑन मेडिसिन, लॉ, मैथमेटिक्स, रिटोरिक, जियोग्राफिया, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, और रीडर्स भी हैं, ठीक है जी, प्रोज के अंदर। अगर वेनरेबल बीड की बात करें तो अभी हमने इसका जिक्र किया, लिव्ड इन द 7th and 8th century, बहुत सारी बुक्स इसके नाम से मंसूब हैं, जिसमें इसने थियोलॉजी और हिस्ट्री और डिफरेंट वेरिएड जो थीम्स उस पर लिखा है, ठीक है जी, कमेंट्रीज की हैं। इसके अलावा म्यूजिक एंड पोइट्री, लेकिन इसका जो सबसे फेमस वर्क है वो है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस, जिसका जो कि ट्रांसलेट की गई थी, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्क है वो लैटिन के अंदर लिखा गया, हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिकल गैंटिस एग्नोरम। तो ये ओरिजिनल नेम है इसके वर्क का। बहरहाल जो कि 5 बुक्स के अंदर कंप्लीट है और अथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि किंग ऑफ वेसेक्स था 871 के अंदर ये किंग बना, और टिल हिज डेथ 899 तक, ठीक है जी। और सक्सेसफुली इसने रिस्ट्रिक्ट किया डैनिश अटैक्स को, वाइकिंग्स को, इसने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया, जिसमें जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं पेस्टल रोल, ये एक वर्क है किसका, पोप ग्रोगरी का। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय रेसियस, इसको ट्रांसलेट किया। एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस, इसको ट्रांसलेट किया। और कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी बाय बोथियस, तो इसको भी इसने ट्रांसलेट किया, ठीक है जी। और इसके अलावा जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स थे उसका जो आगाज है वो भी इसी ने किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एल्फ्रिक, जो कि एक प्रीस्ट है, क्लर्जीमैन है, ठीक है, जिसका प्रोज स्टाइल जो है वो बड़ा सिंपल है। वेल नाउन फॉर हिज सरमन्स, होमिलीज, जो कि मतलब कैथलिक जो सरमन्स वगैरह थे, जो उनके कोड्स कंडक्ट्स वगैरह वट एवर, तो वो। उसके अलावा सेंट्स की लाइव्स, और प्लेन इंग्लिश इसने सिंपल यूज की, ताकि जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट कायम रहे। इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, उस रिलीजन से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने लोगों को जो है वो सिंपल वर्ड्स में समझाना शुरू किया, प्रीच करना शुरू कर किया, टीच करना शुरू किया, ठीक है जी। इसके अलावा इसने लेटर लिखे क्रिश्चियंस को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करें या अंजाम दें। इसके अलावा जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स हैं उनकी इसने ट्रांसलेशन की। तो इसके जो वर्क्स हैं वो पूरे मिडिल एजेस में कॉपी किए गए बाद में। अर्ली जो बुक्स प्रिंट हुई थी उनमें इसकी कुछ मतलब ये बंदा उनमें से एक है जिसकी बुक जो है अर्ली प्रिंटिंग के अंदर प्रिंट हुई थी। वुल्स्टन की बात करें तो ये भी कॉन्टेम्परेरी था अल्फ्रिक का, इसने भी सरमन्स लिखे। और इसके अलावा जब वाइकिंग अटैक करते थे ये ब्लेम करता था कि ये जो इंग्लिश लोग हैं इनके जो गुनाहों हैं उनकी ये सजा है, ठीक है। बहरहाल इसके भी जो प्रोज वर्क है वो सेंट्स एंड जो दूसरे हैं शोहदा उनके बारे में है, मार्टर्स के बारे में भी। तो ये भी मर्शियन ऑथर था, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोज ऑन एस्ट्रोनॉमी है, जियोग्राफी है, मेडिसिन, लॉ वगैरह वगैरह। तो ये हमारा जो टोटल आज का लेक्चर था, जिसमें हमने डिफरेंट राइटर्स को डिस्कस किया, उस दौर की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को डिस्कस किया, फिर उसके जो लिटरेचर था, उसके जो ट्रेंड्स थे, चाहे वो पोइट्री है चाहे वो प्रोज है, उसको डिस्कस किया। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो डिस्कस कर सकते हैं।